हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अल्फा एस अकेडमीज रेनबो वीकली करंट अफेयर सीरीज। और इस सीरीज में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वीक के वो आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। शॉर्ट करंट अफेयर्स मैं आपको स्पेशली अलग से पढ़ाऊंगा, और जो लॉन्ग करंट अफेयर्स है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम माधव, जो कि हमारे फाउंडर हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग माधव। गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सब बढ़िया। बढ़िया। सो आई वुड लाइक टू टेल माय ऑडियंस ऑल्सो कि ये जो करंट अफेयर्स है माधव की देखरेख में ही बनते हैं। उनकी टीम जो है ये पूरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करती है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेरे तो बस की भी नहीं है ये बात, मैं तो बस मुंह चलाना जानता हूँ। सो माधव, बिगिनिंग फॉर द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम अंडर आयुष्मान भारत। नाउ आयुष्मान भारत के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये एक मेडिकल योजना है, या मेडिक्लेम, जो मेडिकल इंश्योरेंस योजना होती है सबके पास जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वैसे ही ये सरकार द्वारा दी गई एक मेडिकल इंश्योरेंस है जो कि 5 लाख रुपए तक देती है पर फैमिली, पर ईयर। और ये याद रखिए कि ये सेकेंडरी एंड टर्जरी हेल्थ केयर के लिए है, हॉस्पिटल्स की। और इसको जो इम्प्लीमेंट करती है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है, एनएचए एक अथॉरिटी बनाई गई है। मतलब अब क्या चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर? देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो जी। स्कीम है, जी। इसमें एक नया क्लॉज ऐड किया है कि वैल्यू बेस्ड केयर। ये वैल्यू बेस्ड केयर एक पब्लिक डैशबोर्ड की तरह काम करेगी। इसमें क्या होगा कि जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ सर्विस अच्छा मिलेगा तो उनको रेटिंग अच्छा होगा, और उनका जो गवर्नमेंट है ना रिवॉर्ड भी देगी। जो आयुष्मान भारत के अंदर जो अच्छा ट्रीट करेगा उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें क्या होगा कि हॉस्पिटल्स में एक कंपटीशन आ जाएगा कि अच्छा, जो हेल्थ केयर अच्छे से देगा उसी को अच्छा नाम भी होगा करके। ये अच्छी है। इससे क्या होगा, मतलब किस बेस में ये वैल्यू बेस्ड केयर जो पब्लिक डैशबोर्ड है इसमें रैंकिंग देंगे। इसमें एक 5 कैटेगरी इन्होंने ये मतलब डिजाइन किया है कि आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है, और उनका जो ग्रीवेंसेस है कौन एड्रेस अच्छे से कर रहा है, और जो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इन पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कौन ज्यादा करता है, और जो बेनिफिशरी होते हैं उनका सेटिस्फैक्शन कितना है, और हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट। ये 5 पैरामीटर के ऊपर हॉस्पिटल्स को एक रैंकिंग दिया जाएगा। तो वो पब्लिक का डैशबोर्ड में होगा, तो कोई भी देख सकता है। तो उसी का बेस में ही हम लोग उस हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली माधव। एंड थोड़ा सा आपने जो समझाया मैं हिंदी में समझा दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो हमारे हिंदी में भी देखते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो नया सिस्टम है वो हॉस्पिटल को रैंक करेगा। उसके बहुत सारे 5-6 आपके बेसिस हैं, उस बेसिस पे हॉस्पिटल को रैंक्स किया जाएगा। और आप जो है उसको डैशबोर्ड पे देख पाएंगे। जैसे कोविड के टाइम पे होता था कि आप देख पाते थे कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, उसी प्रकार से जो है आप हॉस्पिटल्स को देख पाएंगे कि कहाँ पे कितना अच्छा इलाज हुआ है, और उसी चक्कर में उसी के चलते आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। नाउ माधव, कमिंग टू द सेकंड न्यूज, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर, मध्य प्रदेश। हमेशा बात होती है, हर 2 साल में ये मना होता है। क्यों होता है, पहले तो आप हमें ये बताएं, और क्या सिग्निफिकेंस है प्रवासी भारतीय दिवस की, क्योंकि आज इंडिया रिलाई करता है अपने फॉरेन एसेट्स पे, जिसमें कि हम अपने जो हमारे एनआरआईज हैं उन्हें भी काउंट करते हैं, या और जो ओवरसीज सिटीजन जो है इंडिया के, उन पर रिलाई करते हैं। तो ये जो हर 2 साल में तो सेलिब्रेट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस ये था कि जो 1915 और जान 9 पे जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उसी का इसलिए उस डेट पे सेलिब्रेट करते हैं। ये उसका ये इम्पोर्टेंट है। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये इसमें क्या है ना, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, क्योंकि देखिए फॉरेन रिलेशंस में ना जो हमारी इतनी, फॉर एग्जांपल देखिए, जो इंडिया यूएस का जो 2008 में जो न्यूक्लियर डील हुआ था, ये माना जाता है कि जो इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो यूएस में इतना इन्फ्लुएंसर थी कि
जो इंडिया यूएस को क्लोज आना ही पड़ा था। तो ये डायस्पोरा का इम्पोर्टेंस होती है। तो इसीलिए हर 2 साल में ये सेलिब्रेट किया जाता है कि 2015 से ये स्टार्ट किया है कि हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारी इंडियन ओरिजिन के जो भी दुनिया में कहीं पर भी है, वो भी एक एम्बेसडर की तरह रोल प्ले करते हैं। इसीलिए वो सेलिब्रेट करते हैं 2 साल के एक बार मिलजुल के क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। Absolutely, they are our assets, and we are very proud of them. No name given, but the British Prime Minister Rishi Sunak, who is formally, very, his grandparents were of Indian origin, but then, he is also the grandparents of one of the, you know, nicest businessmen we ever had. Now, coming to the next news, dams will lose around 26% storage capacity by 2050. It's a UN study. Now, I would like to tell some facts. India is the third largest dam owning nation in the world after US and China. ठीक है। एंड जो ये स्टडी कंडक्ट की गई थी, ये यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ने करी थी, जो कि यूएन का एक थिंक टैंक है। मतलब क्या कंसर्न्स हैं, क्यों इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। देखिए, ये जो जो रिपोर्ट है ना, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि बस एक पूछ सकता है कि जो डैम का जो बारे में कौन सा रिपोर्ट लॉन्च किया है अभी, जो यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट हेल्थ जो है, ये थोड़ा याद करने का, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें बोला है कि 26% ऑफ द टोटल स्टोरेज ऑफ आवर डैम्स बाय 2050 ये सेटमेंट्स के एकोमोडेशन के वजह से खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेंस के लिए हमें ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि कुछ इसका जो कंसर्न्स इस रिपोर्ट में रेज किया है, जब डैम्स का में वाटर कम हो जाएगा तो हमारी कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो रिडक्शन इन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो अभी देखिए जो कावेरी डिस्प्यूट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, वो किस लिए है? इरिगेशन ग्राउंड वाटर के लिए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर नहीं है बेंगलोर के लिए। इसीलिए बड़ा इश्यू है। तो ये ऐसे वाले पॉइंट्स हम मेंस में यूज कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे में भी यूज कर सकते हो कि इसका रिपोर्ट का जो फैक्ट्स है। और इसमें कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स लिया है कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन है। ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये सब चीजें थोड़ा हमें मेंस के पर्सपेक्टिव में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज। एब्सोल्युटली। एंड माधव ने प्रॉब्लम्स बताई, मैं इनिशिएटिव जल्दी से इनिशिएटिव्स भी बता दूं जो जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं। एक ड्रिप प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक के साथ हम मिलके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ ड्रिप स्टैंड्स फॉर डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, एंड देयर इज ऑफ कोर्स अ डैम सेफ्टी एक्ट. There was an earlier act, but then we have a new act, Dam Safety Act of 2021, and there is a Dharma program, that means dam health and rehabilitation monitoring application for especially for the dams. Coming to the next news, ozone layer recovery is on track, and it will help avoiding global warming by a margin of 0.5 degrees Celsius. Now there is some good news coming from the environment front or the nature's front. Now this was, we are not saying this, but this was said in a report titled Scientific Assessment of Ozone Depletion 2022, which was prepared in coordination by WMO, UNEP, NOAA, that is National Oceanic and Atmospheric Administration, NASA, and European Commission. Madhav, if you could brief us on various programs related to ozone layer, how were we able to restore it after going into such state that we were on the brink of breaching it, but now we have restored? So if you could brief us on that. देखिए, जो ओजोन है, वो जो जो हमारी 5 लेयर्स होते हैं उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ज्यादा होता है। जब ये ओजोन ग्राउंड लेवल पे होगा तो बैड ओजोन होगा, लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर में होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो इसलिए ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जब 90s 70s में जब फाइंड आउट किया था,
जो अंटार्कटिका में एक बड़ा सा वॉल बन गया था, ओजोन वॉल। उसकी वजह से डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट हो रहे थे, उसमें जो उधर के एनिमल्स होते हैं और जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको इम्पैक्ट हुआ। तो उसके बाद उन्होंने एक मॉनिटर प्रोटोकॉल, एक जो कनाडा में उन्होंने कन्वेंशन लाए थे, उसमें क्या करी कि ओजोन डिप्रेशन जो होती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजेंस, इनको कैसे ये करना है, हमें कम करना है। तो जी इसके बाद ये नेगोशिएट हुआ था कि वियना कन्वेंशन के थ्रू नेगोशिएशन हो गया था। फिर उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम थी इसमें कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम कर दिए थे, जी। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स उसके रिप्लेसमेंट हो गया था। हाँ। तो ये देखिए, वो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन को अफेक्ट नहीं करते हैं, नहीं फिर करते। भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हाँ। ज्यादा थ्रेट है। तो इसके लिए जो कीगल एग्रीमेंट है जो अभी रिसेंटली हुआ था 2016 में, तो उस एग्रीमेंट में ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी कम करने के लिए उन्होंने ब- एग्रीमेंट पे एक कन्वेंशन लाए थे। तो आप- ये ओजोन का जो प्रोडक्शन है, इसके क्या क्या फायदा है, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर सकते हो आप, और जो हमारी ये है, क्या बोलते हैं कि जो एलोजेंस जो इसमें कम करोगे, कितना कम करोगे उतना जो ग्लोबल वार्मिंग का जो गैसेस रिलीज होते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो ये होलिस्टिक अच्छा रिजल्ट है, बहुत सालों के बाद एनवायरनमेंट में एक अच्छी सक्सेस मिल गई, एक एब्सोल्युटली इंस्पिरेशन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो नेगेटिव न्यूज ज्यादा है, पॉजिटिव न्यूज कम है। तो आपका कहना एकदम सही है कि इट वुड बी एन एग्जाम्पल कि हाँ भाई, अगर कुछ किया जाए तो बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बचाया जा ही नहीं सकता। एंड आपने बात करी, सही कहा आपने कि SCFC जो है एक डायरेक्टली ओजोन को इफेक्ट नहीं करता, बट उसका जो वो एक टाइप ग्रीन हाउस गैस है। और एक चीज होती है आपका GWP, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उसका वो बहुत ज्यादा है, उसको भी एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है। और वेरियस की गाली एग्रीमेंट पे हम एक शॉर्ट्स बनाएंगे किसी दिन, उसमें आपको बता देंगे कि क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज को कैसे कैसे कम करेगी। तो दी नेक्स्ट न्यूज इज दैट द सुप्रीम कोर्ट refused a plea challenging Gujarat and High Court's government orders to constitute committee regarding the UCC, that is Uniform Civil Code. नाउ इस पे हमने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। नाउ उस माधव, इससे पहले बताएं, उससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल 162 स्टेट करना चाहता हूँ। नाउ आर्टिकल 162 स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट shall extend to matters with respect to which legislature of state has power to make laws। हिंदी में समझाऊं तो जिस भी सब्जेक्ट पे स्टेट जो है लॉ बना सकता है, उस पे जो है वहां का एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर पास कर सकता है या कोई लॉ प्रोविजन बना सकता है। माधव, बड़ा टॉपिक है, बट देन क्रिस्प में अगर आप हमें समझा पाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और क्यों उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होते हैं, ये एक आर्टिकल 44 में जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है। तो ये क्या है कि एक नेशनल, एक पार्लियामेंट बेस्ड पे लॉ बनाने वाली सब्जेक्ट है ये। तो इसलिए जो भी जो इंडिविजुअल स्टेट्स होते हैं, ये बनाने का उनका जो राइट है उतना एक्सटेंडेड नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मतलब जो स्टेट का जो एम्बिट है इसमें ये नहीं आती है, तो इसलिए इसको अल्ट्रावाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लोग बोलते हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन वो भी थोड़ा एम्बिग्यूटी सिविल कोड है। एम्बिगुअस और यूनिफॉर्म कोड। जी। हाँ, तो हमारी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है बहुत कि हम लोग, प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इतना जो एक्ट्स है कि हिंदू, सिख्स, जैन्स को एक हिंदू मैरिज एक्ट एक पर्सनल लॉ से ये डिक्टेट करती है, और मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ अलग है। तो ये इतने पर्सनल लॉज को मिला के ये एक लॉ बनाना चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते लाना हैं। चाहते हैं लेकिन उन्हीं। इसमें इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जी। प्रीलिम्स के लिए बस आप आर्टिकल 162 और आर्टिकल 44 को याद याद कर रखो। सकते हो कि क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, लेकिन मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जानना इम्पोर्टेंट है कि 2015 में एक बार पूछ भी लिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्गुमेंट्स, लेकिन अभी भी पूछने का चांसेस है थोड़ा होलिस्टिक वे में कि इसका
क्या आप सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, ऐसे पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, अभी लॉ कमीशन और बहुत सारे जो कमिटीज है वो तो रिजेक्ट ही कर दी। वो बोल रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिप्लेसमेंट कोई जो सस्टेनेबल लॉ और एक मतलब प्रोग्रेसिव लॉ लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में सस्टेनेबल नहीं हो सकती है क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी कभी बोलती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे गोवा एक अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया में लागू करना चाहिए, कभी स्टेटमेंट बोलती है, उसका जजमेंट्स में बहुत एम्बिग्यूटी है। तो इसलिए गवर्नमेंट का तो मन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया का वो अभी भी एग्री नहीं है। यार बहरहाल यूसीसी पे कभी और डिस्कशन किया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, एनसीपीसीआर दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस बना दी हैं फॉर असेसिंग इफ अ चाइल्ड कैन बी इफ माइनर कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट और नॉट। अच्छा, हुआ क्या था कि आपको पता ही है कि बहुत सारे हीनियस क्राइम्स कर रहे थे, तो पहले होता क्या था कि 18 साल से सभी बच्चों को नीचे जो भी थे उनको माइनर्स माना जाता था और उनको सजाएं नहीं दी जाती थी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जुवेनाइल जस्टिस केयर सेंटर्स में भेजा जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा है कि आप जो है 16 से 18 साल के बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस में भेज सकते हैं या आप उनको एज अ एडल्ट ट्राई कर सकते हैं। नाउ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट केस विच माधव विद टेल यू, जिसके कंप्लायंस में ये सब किया गया है। तो माधव आप आगे बताइए इसमें। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस में क्या हुआ था कि जो हमारी जूनियर जस्टिस एक्ट है 2015 का, वो क्लियरली डिफाइन करती है कि जो भी 18 साल से नीचे होगा उसको माइनर की तरह ट्रीट करना है। हम्म। जब माइनर की तरह ट्रीट करोगे तो उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम है वो हम्म। कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे आप एडल्ट 18 के बाद हो जाएगा ना, तो उसको जो उसकी जो क्राइम की मैग्नीट्यूड के बेस में हम्म। सेंटेंस डिसाइड किया जाता है। लेकिन जब माइनर होगा तो उसको एकदम मतलब थोड़ा मतलब जो जस्टिस होती है वो उसका जो सेंटेंस होती है वो वो थोड़ा सेंटेंस बहुत मैक्सिमम कॉर्डियल 3 साल की होती है, सजा कम दे होती सकते हो है। आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, हाँ, ज्यादा से तीन ज्यादा। साल दे सकते हो। हम्म। तो ये बहुत सालों से आर्गुमेंट था। हम्म। जैसे निर्भया का केस में, जी। उसमें क्या था कि जो माइनर था वो ज्यादा वही क्रूएल था, वो भी ज्यादा एट्रोसिटीज किया था, लेकिन उसको छोड़ना पड़ा एज ए माइनर। तो हाँ। उसके बाद बहुत सारे केसेस थे जो 16 से 18 साल के बच्चे। तो उसमें क्या होता है कि अपने इंडिया में एक ये भी एक आर्गुमेंट आया था कि जो हम लोगों का एज है ना वो 1-2 इयर्स माइनस प्लस होता है इंडिया में बहुत लोगों का। कि मतलब एग्जैक्ट आजकल का जो बर्थ सर्टिफिकेट अभी आने लग रहा है, हॉस्पिटल में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 साल 2 साल का माइनस और प्लस होता है। तो ये भी कोर्ट ने ध्यान दिया। तो फिर अपने जो लेजिस्लेटर्स है उन्होंने एक लॉ बनाया, मतलब लाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो 16 से 18 जो भी होगा तो उसको एक मतलब एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जब जो क्राइम जो होता है इलेनियस होता है। एब्सोल्युटली माधव, आपको केस बताना भूल गए। तो केस नेम वाज बरन चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू। इसी में सुप्रीम हाँ कोर्ट जी। ने बोला था कि आप ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाइए, और वो एक्चुअली सेक्शन 15 है, एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का। उसी में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास ही पावर है कि वो असेस करता है एक चाइल्ड की मेंटल कंडीशन, कि उसको एज अ एडल्ट 16 से 18 साल का जो अक्यूज है उसको आप एज अ एडल्ट ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो अभी तक एम्बिग्यूटी थी, लेकिन उसके लिए अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस बना दी गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, the government has approved 3 national level multi-state cooperative societies under the Multi-State Cooperative Society Act 2002। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन मल्टी कोऑपरेटिव का मतलब हो गया, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का मतलब हो गया जो डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं, जिनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो एक स्टेट से ज्यादा वो करता है। तो उसके लिए सेंटर बना रेगुलेट करती है एमएससीएस एक्ट 2002 के अंदर। तीन को जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा दिया गया, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देन माधव, अब हमें ये बताएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है इंडिया में। देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं ये हमारी जो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 19 में भी ये मेंशन किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। और
इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेसिक होता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इंडिया में। जो स्टेट का आपने सही बोला कि जो स्टेट में होता है वो स्टेट रेगुलेट करती है, जो मल्टी होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होता है वो सेंट्रल रेगुलेट करती है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस एक ही है कि एम्पावरमेंट। क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं ना वो वन वोट मतलब सिंगल वोट, वन पर्सन वन वोट के बेस में चलता है। तो इसमें कोई भी सोसाइटी आके बनती है तो उधर की, जैसे आप बैंक ले लीजिए, कोई भी मतलब रूरल एरिया में सोसाइटी ले लीजिए, तो वो डेवलपमेंट उसका मेन एम होता है। क्योंकि नॉन प्रॉफिट उनका जो मेन ये है, मतलब बेसिक फाउंडेशन है उनका वैल्यूज। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन ले लीजिए आप, हेल्थ ले लीजिए, कहीं पर भी सोशल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी देख ली इसमें मल्टी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो एक्सपोर्ट में, ऑर्गेनिक में और सीड में, ये दोनों नया लॉन्च किया है। इन तीनों का एम क्या है? एक्सपोर्ट का एम है कि जो जो इंडिया का जो अपना जो स्टेट्स का एक्सपोर्ट्स होते हैं, किस चीज में कोई भी एक्सपोर्ट अच्छा करना चाहता है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी, माइक्रो इंडस्ट्रीज को भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और इसीलिए जो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेन एम इनका यही होता एब्सोल्युटली। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि जो नई फूड ग्रेन सिक्योरिटी स्कीम आई है, वो बहुत सारे दो प्रोग्राम्स को सबमर्ज करके नई स्कीम बना दी गई है, जिसको PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया है। अब ये कौन कौन सी स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई है, और अब इसमें क्या अलग है पहले की स्कीम से? है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंस क्या होगा कि आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि कौन सा स्कीम्स को दोनों को ये कर दिया। इसमें एक ही प्राइमरी हाउस होल्ड एक है, और अंत्योदय अन्ना योजना ये जो है, ये दोनों को मिक्स कर दिया था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर ला दिया था। देखिए ये कंफ्यूज मत हुए कि जो कोविड के टाइम पे ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी एक लाए थे, उसमें जो फ्री ग्रेन देते थे, मुफ्त में ग्रेन देते थे लोगों को, तो ये अलग है, ये भी अलग है। हम्म। इसमें दोनों को, इसमें डिफरेंसेस यही होगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस लाए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो एक्स्ट्रा 5 kg मिलता था अभी वो नहीं मिलेगा। तो जो हमारी वही एक एक्स्ट्रा एक क्लॉज है, बाकी सब सिंपल है। लेकिन ये मेंस के लिए यही मतलब हो सकता है कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि दो कौन सा स्कीम्स मर्ज हो गया। एब्सोल्युटली। और मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है। अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से कैसे चेंज है, मतलब अब आप कह सकते हैं कि मर्ज एक तरीके से सबमर्ज ही हो गया, एक ही प्रोग्राम रह गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में लगभग लगभग 35 किलो जो खाद्य था वो अंत्योदय अन्न योजना में मिलता था, 5 kg पर पर्सन पर हाउस होल्ड में। और एक 5 kg अलग से दिया जाता था PHH में, जो आपने हमें प्रोग्राम बताया, प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरी प्रोग्राम में। और किस रेट में मिलता था? 3 किलो पर केजी पे राइस मिलता था, 2 kg पे वीट मिलती थी, और 1 kg पे कोर्स सीलियर जो दालें होती हैं वो मिलती थी। अभी सरकार ने क्या किया कि ये सब हटा दिया है। सरकार बोल रही है कि हम फ्री में देंगे, और वो जो 5 किलो अलग से मिलता था वो तो स्क्रैप ही कर दिया है, तो अब आपको 35 किलो ही मिलेगा, लेकिन फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये है नया रूल। नाउ देयर वाज अ रिपोर्ट which was titled as innovation in plastic, the potential and the possibilities। किसने रिलीज करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड पेरिस ग्लोबल अलायंस के साथ उन्होंने मिलकर रिपोर्ट पब्लिश करी। रिपोर्ट ने क्या कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया रिसाइकल्स ओनली 30% ऑफ द 3.4 metric ton plastic waste generated annually. Leading producers were Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, which contribute to 38% of the total plastic waste. Now, Madhav will tell us what is the problem with the plastic waste management and what are the initiatives taken by the government. देखिए जो प्लास्टिक का जो माइक्रो प्लास्टिक्स जो हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं वो बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए भी थ्रेट है और सोसाइटी के लिए भी थ्रेट है। फॉर एग्जांपल देखिए एनवायरनमेंट के लिए तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ला देती है। और देखिए अभी हम लोग का जो कोई भी एनिमल जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो एनवायरनमेंट में ना वो सालों सालों भर ऐसे ही एकुमुलेशन होते जाता है और
वन मतलब वन इकोलॉजिकल केस वेब से और एक इकोलॉजिकल वेब तक ट्रांसफर होते जाएगा, लेकिन डिजेनरेट नहीं होगा। इसीलिए ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है वो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट था। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लाया था कि 2022 जुलाई से इन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाई थी। इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरा बैन कर दिया, मतलब कहीं पर भी यूज करना ही नहीं है। तो इन्होंने पहले भी एक इनिशिएटिव लाया था कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये एग्जैक्टली। होता है कि नॉर्मली देखिए, जो भी बना के बेच देता है, तो वो जो दुकानदार जो खरीदता है सिंगल यूज प्लास्टिक, या तो कंज्यूमर कोई भी खरीदता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि प्रॉपरली उसको रिसाइकिल को देना है, नहीं तो ये करना। लेकिन अभी क्या हुआ, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद इंडिया ने एक नेशनल लेवल पे डैशबोर्ड बनाया था कि हाँ वो। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे एलिमिनेट हो रहा है, हम्म। पब्लिक के लिए अवेयरनेस लाने के। बिल्कुल, सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ लोकर कमेटी ऑफ 1965 वाज इन न्यूज। अब माधव से हम बाद में पूछेंगे, पहले आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो डेजिग्नेट, वो एक बेसिस होता है उस पर। खैर, पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी ट्राइब को, सॉरी, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में डालने की। बट देन वो जो बेसिस है, वो जो रिकमेंडेशन होती है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया देता है। अब लोकल कमेटी की जो आज तक जो है, लोकल कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही वो तय किया जा रहा था। जो मानक थे उसके या बेसिस जो थे वो लोकल कमेटी भी थे। अब लोकल कमेटी के मानक क्या कहते हैं? प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, जोग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, एंड बैकवर्डनेस। अब जो नए क्राइटेरिया आए हैं बहुत सारे हैं, जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। सोशो इकोनॉमिक इंक्लूडिंग एजुकेशनल बैकवर्डनेस vis-a-vis rest of this population of the state, historical geographical isolation, distinct language and dialect, presence of a core culture relating to life cycle, marriage, songs, etc., endogamy, or in case of exogamy, marital relationship primarily with other एसटीज। एंडोगैमी और एक्सोगैमी का मतलब होता है कि एंडोगैमी मतलब आप विद इन जो आपकी क्लास है या कास्ट है उसके अंदर शादी करेंगे। एक्सोगैमी मतलब आप अंदर शादी नहीं करेंगे, उसके बाहर शादी करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल हु हैव एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। इसको तो मार्क कर लेना। और ये सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी सारी वीडियोस, सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप हमारा नंबर है जो लास्ट में हम बताएंगे, वहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और आपको अपना मटेरियल भेज देंगे। माधव, जस्ट वन क्वेश्चन, has the time come to redefine or redefine the basis on which the scheduled tribes is decided? देखिए, जैसे जैसे गवर्नमेंट है ना, बहुत सारे चेंजेस लाया है। जैसे आपने जैसे मेंशन किया है कि जो इनका क्राइटेरिया है डिफाइन करने का, वो डिफरेंट लाया था। और जो हमारी कुछ ब्रिटिश लोगों ने डिजिग्नेट किया था कि क्रिमिनल ऑफेंसिव ट्राइब्स करके, जो हंटिंग करके जीते हैं, तो जी जी उनको भी गवर्नमेंट ने प्रिमिटिव ट्राइब्स में कन्वर्ट कर दिया था। जी। तो चेंजेस लाया, लेकिन हाँ, हम्म, टाइम आ गया कि ट्राइबल कम्युनिटी को ना एक आइसोलेट वे में देखना नहीं चाहिए। ठीक है, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है, वो एक डाइवर्सिटी का पार्ट होना चाहिए। और इनकी जो डिवीजन होती है ना, वो बेसिकली सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ही लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है, बेस होता है। बाकी जो जो पुराने जो कमिटीज है, जो लोकल कमिटी, वो सब है ना, वो 1970s 80s में बना था। वो कॉलोनियल लेगेसी का मतलब हैंगओवर लेके आए थे उस एब्सोल्युटली। कमिटी, क्योंकि उस पे वो इन्फ्लुएंसर थे। अभी दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, तो हमें एक इनोवेटिव टेक्निक लाना चाहिए तो ट्राइबल को मतलब डिवीजन करने के लिए। Absolutely. Now the next news is about the inauguration of leader session of the Voice of Global Youth Summit to 2023 was held. Not very important. Next news is Archaeological Survey of India discovered two 1200-year miniature votive stupas. अब votive stupas क्या होते हैं? जो अगर आप कोई वाव मांगते हैं और वो आपकी फुलफिल होती है, उसके सम्मान में आप जो चढ़ाते हैं उसको वोटिव स्तूपास बोलते हैं। एस नालंदा, नालंदा का है, नालंदा बिहार में है। इट इज अ महाविहारा और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गौतम बुद्ध वहां रहे हैं। और जो अदर फेमस स्कॉलर जैसे नागार्जुना, धर्मपाला, दिनाग्ना, जिना मित्रा, संस्कृता, ये सब वहां रहे हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि बुद्धा महाविहार वहां रहे थे या नहीं रहे थे। नालंदा को ह्यून सांग एंड आई सिंह, जो दोनों चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने विजिट किया था और इसको बनाया था आपका कुमार गुप्त ने। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन।
to play leading role in India's economic growth. Now, Madhav, what are microfinance institutions and how will they, transform the Indian economic growth? देखिए, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि जो माइक्रो क्रेडिट मतलब जो विदाउट कोलेटरल देते हैं हम लोगों को, जो फाइनेंस करते हैं ना, वो माइक्रो फाइनेंस नॉर्मली जनरली बोला जाता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, जैसे कुछ कुछ बैंक्स भी होते हैं वो माइक्रो फाइनेंस के लिए, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्पेशल डिजाइन किया है कि माइक्रो फाइनेंस के लिए। देखिए, माइक्रो फाइनेंस क्या है इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, माइक्रो इंडस्ट्रीज, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास बड़े बैंक के पास जाने का मतलब इतना अमाउंट भी नहीं चाहते वो लोन पे कि बड़े बैंक के पास जाए, और उनके पास कोई कोलेटरल भी नहीं होता है। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस जो होती है ना, वो ग्राउंड लेवल में जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो मालेगाम कमेटी है 2011 में जो ये किए थे, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए थे कि जो माइक्रो फाइनेंस इंडिया में कैसे काम करना चाहिए, कैसे वो जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं उनको कैसे एम्पावर करना चाहिए। अभी देखिए, माइक्रो फाइनेंस का इंडिया का जो डिलीवरी मॉडल है ना, ये मोस्टली जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो करते हैं, नहीं तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं इंडिया में वो करते हैं, नहीं तो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं उसी का थ्रू होता है। तो इंडिया में देखिए, अभी देखिए बांग्लादेश है ना, जो बांग्लादेश का जो उनकी जो ये क्लॉथ इंडस्ट्रीज है, इतनी डेवलपमेंट होने के लिए रीजन भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स थे। तो उन्होंने एक ग्रामीण विलेज लेवल पे ना एक माइक्रो फाइनेंस बैंक लाया था, पूरा फॉर्मल कर दिए थे वो 90s 80s में। अभी उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है उनका। अभी देखिए, जो इंडिया से टक्कर दे रहा है वो क्लॉथ इंडस्ट्रीज में अपना Absolutely. एक्सपोर्ट पे। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का इतना अच्छा रोल होता है। और आप सोचोगे, ओवरऑल बिग पिक्चर में देखोगे क्या उसका इम्पोर्टेंट है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स है उनका सक्सेस रेट देख लीजिए आप, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इतना अच्छा रोल प्ले किए हैं कि वुमेन को बहुत सारा एम्पावरमेंट किया है। तो और एक अच्छा होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी है अपने सोसाइटी में, मतलब जो मेजर बैंक्स होते हैं उनका फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, जो कॉमन मैन होता है इंडिया में। प्रधानमंत्री जन धन योजना आने से पहले इंडिया में एक 50 to 60% लोगों के पास ही बैंक अकाउंट था। तो Abs- ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ कि इसका इंटरेस्ट रेट्स है ना बहुत ज्यादा है। और ये जो माइक्रो फाइनेंस के लिए ना हम ज्यादा डिपेंड होते हैं कि कमर्शियल बैंक के ऊपर। तो ये क्या होता है कि वो फाइनेंशियल जो फ्लो होती है ना वो ठीक से ग्राउंड लेवल पे नहीं आती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो ये चैलेंजेस है, लेकिन इसका बहुत अच्छा रोल है सोशल डेवलपमेंट में। Absolutely. मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सब नहीं। And quickly, I'll brief you on the last news that the India is eyeing a 35,000 crore investment by 2047 to create waterways network. Now there are 111 waterways, out of which 13 are operational. Now, what are the benefits of inland waterway? That it's very eco-friendly, it's very cheaper, requires less maintenance, but time taken is more. That becomes a challenge, and challenges are water flow has to be maintained for the inland waterway. So you could divert less water to the industrial and agriculture uses. वाटर चैनल की डेप्थ इन एडुकेट रखनी पड़ती है, तो वहाँ एक चैलेंज है, और एक्सेसिव सिल्टेशन एक चैलेंज है. सो दिस वाज ऑल इन द लॉन्ग न्यूज सेक्शन. डोंट गो एनीवेयर, विल जस्ट ब्रीफ यू ऑन द शॉर्ट न्यूज सेक्शन. टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू माधव फॉर डिस्कसिंग, एंड मैं इनको ले चलता हूँ शॉर्ट न्यूज पे. तो वो थी बात लॉन्ग करंट अफेयर्स की. अब हम शुरू करते हैं शॉर्ट करंट अफेयर्स, जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कवर करते हैं. तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला. भाई अप्रेंटिसशिप मेला लगाया, किसके लगा दिया भाई? पाँचवीं से और जो 12वीं क्लास तक के बच्चे, क्लास 5 टू क्लास 12 के पास आउट, या ऐसे बच्चे जिनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो किसी भी चीज़ का, या ITI का डिप्लोमा हो, उनके लिए है. और उन्हें हम क्या करेंगे? अप्रेंटिसशिप करवाएंगे. कौन करवाएगा?
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। देन ओपन एक्सेस मूवमेंट, भाई ओपन एक्सेस मूवमेंट का क्या मतलब होता है? ओपन एक्सेस का मतलब होता है कोई भी, आज देखिए आज के समय में कॉपीराइट का बड़ा इशू है, तो क्या हुआ कि ओपन एक्सेस एक ऐसी मूवमेंट है कि जो भी लिटरली या कोई भी सब्जेक्ट पे कोई भी रिपोर्ट आई, कोई भी राइटिंग आई, उसको जो है फ्री में बिना कॉपीराइट के जो है हम पब्लिक डोमेन में भेज देंगे, ठीक है। तो और ये किसके अंडर किया जाता है? ये एक आपका बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव था एंड बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस टू नॉलेज मूवमेंट था, नॉलेज था, उसके अंदर इसको किया जाता है। तो ओपन एक्सेस मूवमेंट का किससे रिलेटेड है? टू प्रोवाइड ऑनलाइन पब्लिकेशन इमीडिएटली अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज एंड फ्री ऑफ मोस्ट कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन, सबसे फ्री, आराम से आप फ्रीली उसको पढ़ सकते हो। तो ये ओपन एक्सेस मूवमेंट इससे रिलेटेड है। देन हवाई का किलुआ वॉल्केनो न्यूज़ में था। एक्चुअली ये किस टाइप का वॉल्केनो है? एक शील्ड टाइप का वॉल्केनो। देखो शील्ड कैसे होती है, शील्ड कैसे होती है, पतला सा होता है, ज़्यादा स्टीप नहीं है तो शील्ड बन जाती है। अगर तो स्टीप होगा, देखो अगर स्टीप होगा ऐसे वॉल्केनो तो नीचे चले जाएगा। शील्ड क्या होता है? ऐसे काफ़ी बड़े से वॉल्केनो होते हैं, तो ये ऐसे यहाँ पे शील्ड बन जाती है, ठीक है। तो कैसा वॉल्केनो है ये? शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। और कहाँ है? हवाईयन आइलैंड पे है, ठीक है। देन अगली जो न्यूज़ है वो है परशुराम कुंड फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है 12 से 16 जनवरी के बीच में, और बड़ा सुंदर है, आप जाके फोटो भी उसकी देख सकते हैं। देन दी नेक्स्ट न्यूज़ इज नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। एक्चुअली इट इज़ अ कैसा इंस्टीट्यूशन है? ये एक टाइप का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर है। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की मिनिस्ट्री कौन सी है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मेरे को, ठीक है। वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं वेरियस कंट्रीज के, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। बस ये याद रखना, 2 बार निकालता है, और जो भी ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसको वो फोरकास्ट करता है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज वन वेब टू इंक्रीज सैटेलाइट काउंट फॉर ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। इसमें भारतीय इंटरप्राइजेज, यूके गवर्नमेंट, बहुत सारी एजेंसीज हैं इसमें, ये क्या करेंगे और सैटेलाइट भेजेंगे ताकि कम्युनिकेशन और इम्प्रूव हो सके, ठीक है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं कि जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उनको डायरेक्ट लिंक देती है, ठीक है। उनके पास छतरी लगी होती है, वहाँ सैटेलाइट से बीम होती हैं, कनेक्टिविटी या जो भी वेव्स होती हैं, और तब आपका नेट चलता है और आप आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। देन SEBI, that is Security and Exchange Board of India, has allowed future contracts on corporate bond indices। देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे सरकार के बॉन्ड्स होते हैं। सरकार को देखो मान लिया कोई बड़ा प्रोजेक्ट डैम लगाना है, उसने बॉन्ड लगा लिए कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉर्पोरेट भी जो हैं पैसा मार्केट से उठाने के लिए बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो उन्हें प्राइवेट बॉन्ड्स बोल देते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोल देते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि मैं फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझिए, अगर मैं और आप हैं, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ऐसा है, आपसे मैं 10 किलो आलू 2 महीने बाद 5 रुपए किलो के भाव से खरीदूंगा, यह आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो। अब उस समय चाहे आलू का भाव 10 किलो चल रहा हो, चाहे 2 रुपए किलो चल रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। आज हमारा दिन और रेट तय हो गया कि मैं जो हूं आपसे 2 महीने बाद 10 किलो आलू 5 रुपए किलो के साथ 5 रुपए किलो के हिसाब के भाव से लूंगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अलाउ कर दिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस में। देन DRDO has carried out a successful launch of tactical ballistic missile पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 बनाई गई है। पृथ्वी 2 किसके अंदर बनाई जा रही है? हमने आपको पढ़ाया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को किसका ब्रेन चाइल्ड है ये? ऑफ कोर्स और बिलीवेड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ट्विन इंजन है, लाइट प्रपोर्शन से चलता है, ट्विन इंजन है, और इसकी जो रेंज है अराउंड 350 किलोमीटर है, एंड इट कैन कैरी अ वॉरहेड ऑफ 500 to 1000 kg, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज C/2002 E3ZTF। ये क्या है? कॉमेट है। कॉमेट होते क्या? देखो ये न्यूज़ क्यों लाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें आपको ये समझना नहीं कॉमेट क्या है। तो जब हमारी गैलेक्सी बनी या हमारा सोलर सिस्टम बना, तो उस समय कुछ लेफ्ट ओवर रह गए, ठीक है, और वो लेफ्ट ओवर जम गए विद टाइम, तो वो अब जो है मंडल में या आपके तारामंडल में घूमते रहते हैं, आपके सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, उन्हीं को कॉमेट्स बनते हैं। और किस किस के बने होते हैं वो? डस्ट, रॉक एंड आइस के, ठीक है। देन अगली बात करें मैन्युफैक्चर्ड सैंड की।
भाई मैन्युफैक्चर सैंड क्या, अभी तो आप जो बालू लेके आते हो वो माइनिंग से लेके आते हो, नदी से उठा के लाते हो। मैन्युफैक्चर सैंड क्या है कि आप बड़े बड़े बोल्डर लाए रॉक्स के, आपने उसको क्रश किया, उसकी सैंड बना दी, तो क्या हुआ, आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बच गए, ठीक है। इसकी हायर स्ट्रेंथ पाई गई है, प्राइस लो रहता है, इको फ्रेंडली है, उसका ड्यूरेबिलिटी है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है कि इसका टेक्सचर जो है कई बार मोटा हो जाता है, जिसके चक्कर में सीमेंट नहीं बन पाता, सीमेंट चिपक नहीं पाता, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें फाइन नहीं होती है बहुत ज़्यादा, जैसे रेत होती है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम भी है, बट मैन्युफैक्चर सैंड ये है। देन वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, देखो ये सब जो है सन से इंडिया का बड़ा लगाव है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सोलर मिशन भी बनाया हुआ है। फ्रांस के साथ मिलकर हमने COP21 में साइड लाइन्स पे जो पेरिस में हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी हमने लॉन्च किया था, ठीक है। बट ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जोड़ रहे हैं। बट अभी क्या हुआ है कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ने बोला है कि हम हाँ इस प्रोग्राम से कनेक्ट होंगे और आपस में हम जो अपनी ग्रिड्स हैं उसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। होगा क्या इससे कि इंटरकनेक्टिविटी बनेगी, अफ्रीका को भी बाद में ये इस लूप में लाएंगे और ग्लोबल इंटर कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करें हम अगर नेक्स्ट न्यूज़ की, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ रह गई कि ये जो वन वर्ल्ड वन सोलर वन ग्रिड था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का फ्रांस के साथ है, बट ये वाला जो प्रोग्राम है ये इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर COP26 में लॉन्च किया था, ठीक है। 2001 में COP26 में ही लॉन्च हुआ था, ठीक है। देन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वी शुराड बोलते हैं मिसाइल सिस्टम, कुछ नहीं होता, मैन पैड्स होते हैं। मैन पैड्स क्या होता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कंधे पे रखते हैं। फोटो एडिटर से बोलेंगे फोटो लगा देगा आपको, दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि मैन पैड्स क्या होता है। कंधे पे लगाते हैं, ज़्यादा रेंज नहीं होती, और वो सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसे उड़ाने के लिए काफ़ी रहता है। ये DRDO ने डेवलप किया है। लो एल्टीट्यूड जो एरियल थ्रेट्स होते हैं उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, मोबिलाइज कर सकता है उसको, और बड़ा लाइट वेट होता है और सरफेस टू एयर मिसाइल ये कैरी कर सकता है। देन अगला है आपका समुद्री यान मिशन। देखो समुद्री यान मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एक प्रोग्राम है। इसके अंदर एक हमने समरसिबल, वो देखा आपने, एक पुतिन जी एक समरसिबल में बैठ के क्रीमिया चले गए थे घुस के, उसी टाइप वही है समुद्रयान हमारा, ठीक है। जैसे गगनयान बना रहे हैं वैसे ही समुद्रयान भी बना रहे हैं। उसका नाम रखा है मत्स्य 6000, ये 6000 मीटर तक की डेप्थ में जा सकता है, ताकि हम डीप सी रिसोर्सेज जो है उसको खोज सकें। देन कौन डेवलप कर रहा है मत्स्य 6000, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी, कहाँ है ये, चेन्नई में। देन अभी देखो रेयर अर्थ मेटल की लड़ाई चलती रहती है आए दिन, इंडिया चाइना तो बॉस हो गया रेयर अर्थ मेटल में, तो वो तो भैया सबको डरा के रखता है, जापान को डरा रहा है, जापान को घुटने पे ला दिया था उसने रेयर अर्थ मेटल का रोक के। तो अभी स्वीडन ने जो है बड़ा एक खेप फाइंड आउट करी है यूरोप में, आर्टिक रीजन में। उसका एक जगह है किरुआना, किराना स्टोर ना, किरुना एक जगह है स्वीडन में, वहाँ पे उसको बताया जा रहा है कि इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड आयरन और माइन है वहाँ पे। उसके नीचे ये, उसके साथ या उसके नीचे ये रेयर अर्थ मेटल पाए गए हैं। तो वो रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं, 17 मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। जो आपकी चिप विप बनती है ना छोटी छोटी, ये सब रेयर अर्थ मेटल से ही बनती है, इसमें जो छोटे छोटे लगे रहते हैं। सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज हो रही थी वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, 17 मेटेलिक एलिमेंट है, जिसमें से कि 15 तो लेंथेनाइट साइड्स हैं, उसके अलावा स्कैंडियम एंड यूट्रियम है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। देखो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, आपने लोन उठा रखा है, ठीक है। अब जो आपने लोन उठा रखा है उसमें कोई तो रिस्क है, आप जो वो रिस्क है, जो उसका रिस्क है लोन का उठाने का, आप जो है वो किसी और कंपनी के साथ स्वैप कर लें कि भैया ये रिस्क आप ले लो। अब उसका कुछ पैसा लगता है वो आपस की बात है आपकी, लेकिन आप जो है किसी और कंपनी के साथ वो रिस्क स्वैप कर लो, आप कुछ और ले लो उसको कुछ और दे दो, ठीक है। तो सेबी ने जो IAF थे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, अब वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 और 2 होते हैं, वो बात की बात है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा लेंगे, सब कुछ यहीं पढ़ा देंगे तो बात ही क्या रह जाएगी, ठीक है। AIF क्या होते हैं, इट इज़ अ प्राइवेटली पुल फंड्स। प्राइवेटली फंड्स मतलब मैं गया आपके पास, मैं 100 लोगों के पास गया कि यार तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारा पैसा लगवाता हूँ, तो वो होते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, मैं तुम्हें 20% दूंगा, ठीक है। उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो भगवान जाने है, बट देन ऐसे करके होते हैं। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आ गए हैं इंडिया में, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा लेवल पे काम हो रहा है। आप फिनेंस सीखें, ठीक है, सब कुछ सीखें, फिनेंस जरूर सीखें, ठीक है। फिनेंस के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त, ठीक है। उसको तो सेबी ने बोला कि ठीक है यार ये तुम जो है ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में जो है पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। फिर हमने एक मार्क प्लेटफॉर्म बना दिया। भाई मार्क प्लेटफॉर्म का मतलब फुल फॉर्म क्या है, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ,
ठीक है। ये एक नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है बाय स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे जो स्टार्टअप इंडिया वाले लोग हैं, बंदे हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज वाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई। भैया बड़ी सुंदर बटरफ्लाई होती है और ये केरला में स्पॉट की गई है, वहाँ पे स्पॉट की गई है अगस्त्या कोडम, ठीक है। अगस्त्या कोडम एंड शेंदुरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। तो हम आपके लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें आपको बताना है कि अगस्त्या कुडम, अगस्तम मिलाई, अगस्त्या कुडम एंड शेरुंडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, केरला में है, याद रखिए प्लीज़, ठीक है। शेड्यूल 2 में इस बटरफ्लाई को डाला गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केपीएससी जो केरला पीसीएस के बच्चे तैयार करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब जो न्यूज़ होती है ये सब पीसीएस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलें, यूरेनियम कंटेमिनेशन पाया गया ग्राउंड वाटर में, तो एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है हमारा, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि 12 से ज़्यादा राज्यों में जो है यूरेनियम लेवल जो है वो परमिसेबल लिमिट्स के ऊपर है। और जो हमारे लीडर हैं इसमें पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा है, ठीक है। तो WHO की जो लिमिट है वो है 30 ppb, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन, उससे बहुत ऊपर पाए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर क्या है, एक वाटर बर्ड है, अभी इसका फेवरेट हैबिटेट बन गया है गोदावरी एस्ट्यूरी। गोदावरी एस्ट्यूरी कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है, और इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। देन दी नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लिविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। ये किसने निकाली थी, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स फॉर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। एक हमारे पास चीज़ है मेड्रियट इंटरनेशनल प्लान फॉर एक्शन ऑन एजिंग, वो निकालता है, उसी के तहत ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ओके, अब आ जाइए आप एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया, ठीक है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है 2023 क्या में हो रहा है, किस किस की मदद से होता है, ऑफकोर्स इसके जो बॉस है हमारे वो आपको वेडलाइन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करता है इसको, और एक इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस कोऑर्डिनेट होता है, उसके तहत ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस किया जा रहा है, ठीक है। और उसको कंडक्ट कौन कराता है या कौन इसमें मदद करता है, कौन से कोऑर्डिनेट करता है, वो करता है वेटलैंड इंटरनेशनल। 1987 में ये पहली बार हुआ, ठीक है। और इंडिया में जो पर्टिकुलर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो उसको हेल्प करता है, दैट इज BNHS, दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एंड WI दैट इज वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, आई थिंक, ठीक है। ग्लोबल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। BNHS के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। 1883 में ये फॉर्म हुआ, एक टाइप का NGO है, नेशनल NGO है, और इसको एक बड़े फेमस बंदे ने फाइंड आउट किया था इसको, ठीक है। तो इस बहुत बहुत फेमस बंदे से जुड़े हुए हैं, एक सलीम अली, अगर आपने नाम सुना होगा तो कभी सर्च करिएगा कौन है सलीम अली, ठीक है। तो BNHS को कोऑर्डिनेट कर रहा है इंडिया में, ठीक है। और एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। एक हमारे पास कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको बॉर्न कन्वेंशन भी बना जाता है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज मतलब साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया से इंडिया से होते हुए वो कहाँ साउथ अफ्रीका के टिप पे जाती है, तो उनका जो है कहाँ कहाँ रुकते हैं भाई, वो ठीक है, कहीं पता लग रहा है जहाँ जिस तालाब में रुकना है उसमें कंटेमिनेशन हो रहा है, वो आए और सारे के सारे मर गए, तो ये सब देखते हैं वो। तो ये कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में है, बॉर्न कन्वेंशन के अंदर इन सब की चीज़ों की देखरेख की जाती है, ठीक है। इसलिए हमने फ्लाई वे बना रखे हैं। फ्लाई वे मतलब कि बहुत सारी अलग अलग फ्लाई वे, एक तो सीधा इंडिया के ऊपर से होकर नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाते हैं, एक नीचे से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के मुड़ते हुए कोई साउथ अफ्रीका के चले जाता है। 3 फ्लाई वे हैं बेसिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लाई वे होता है ना वो सेंट्रल एशियन फ्लाई वे है, ठीक है। एक ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाई वे भी है, उसका इनिशिएटिव प्रोग्राम आपस में है, ठीक है। अब बात करें अगर नेक्स्ट की, तो स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड वॉज सीन, किसने देखा आपका, अभी हमने अभी नासा ने बड़ा एक मस्त सा टेलीस्कोप भेजा है ऊपर, उनका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसने देखा। अब मैग्लेनिक क्लाउड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जब मिल्की वे गैलेक्सी बनी, जब हमारी गैलेक्सी बनी उसी टाइम ये भी बने थे, तो तब इनको देखना जरूरी हो जाता है, देखते रहते हो, ठीक है। देन दी नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। अब एक याद है आपको कि BBB बनाया गया था, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तो उसका तो अवधि खत्म होगी, तो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को हटा के फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। किसके अंदर है ये, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। कंपोजिशन क्या है इसका भाई, एक जो चेयरपर्सन इसको कौन नॉमिनेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन से होंगे, आपके सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के
जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। जो चेयरमैन होंगे आपके IRDAI के, दैट इज इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, कोई भी एक जो है इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, और बहुत सारे और मेंबर्स होंगे जिनको कि वेरियस एस्पेक्ट्स या वेरियस सब्जेक्ट मैटर पे नॉलेज होगी। देन बात करें नीरा कुंजी की, भाई नीरा कुंजी एक फ्लावर होता है, ठीक है, और ये शेड्यूल 3 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। इसको डाला गया बेसिकली अभी, इसीलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि इसको शेड्यूल 3 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में डाला गया है। नीले कलर का होता है, इसीलिए जो नीलगिरी हिल्स पे होता है ये, मतलब उसी एरिया में, इसलिए ये जो है काफ़ी नीला होता है। 12, इसकी जो खास बात है, 12 साल में एक बार उगता है। तो ठीक है, तो शायद अभी एक न्यूज़ भी थी, आपने पढ़ी हुई होगी, एक जो लड़का था वो अपनी माता जी को उठा के लेके गया नीरा कुंजी दिखाने, क्योंकि उसकी माँ का मन था, ठीक है। खैर बहरहाल, जो नीरा कुंजी जो ब्लू फ्लावर देता है, इसीलिए उसका जो नीलगिरी का नाम है नीलगिरी, नीले रंग पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लू माउंटेन्स को बोलते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, 12 साल में एक बार उगता है। एक कुंती रिवर है, उसके नाम पे ये रखा हुआ है। और इरवारी कुलम नेशनल पार्क है, मुन्नार के पास, केरला में ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं ये, वहाँ पे वाइड स्प्रेड ब्लूमिंग दिखी जाती है। देन डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5 यूज केस, विदिशा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे पहली बार जो है 5G का जो यूजेस है वो दिखाया गया, ठीक है। देन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है आपका, जल्दी बता दीजिए। केरला में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, केरला में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ प्रोग्राम चलाया वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, या जो संविधान से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में जो है वहाँ की जो जनता है उसको समझाया गया, लिटरेट किया गया। और कोल्लम जो है कैश्यू के लिए बहुत फेमस है, काजू के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट आज भी वो प्रोसेस्ड कैश्यू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्लेसेस न्यूज़ की बात करें लास्ट में, तो पेरू किसी कैपिटल, पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। तो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि भैया वहाँ पे जो हो गई है क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी उन्होंने वेरियस रीजन्स में, ठीक है। तो ये थे सब शॉर्ट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, एंड वी शैल सी यू नेक्स्ट ट्यूजडे फॉर द रेनबो करंट अफेयर सीरीज। एंड के जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाई चांस खुदा ना खास्ता ना मिले तो ये नंबर है साइड में, इसको आप मैसेज ड्रॉप करिए, कौन सा भी आपको नोट्स चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये याद रखिएगा कि UPSC का फाउंडेशन कोर्स अल्फा IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, पॉलिटी की सीरीज चल रही है, एंड कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, कहीं साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा का पूरा वहीं पढ़ाएंगे। कोई भी आपको डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सो टिल देन आई शैल सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। एंड डोंट रीड, जस्ट वॉच। बाय बाय।